बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे नाज़रीन मुआशी महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी की, जिसके बाद मईशत की अब जो डूबती नाव है, डोलती नाव है, उसे सहारा मिल गया है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे साबिक लेजेंडरी टेस्ट प्लेयर हनीफ मोहम्मद की, मरहूम हनीफ मोहम्मद की, जिनकी आज 84वीं सालगिरह है। दुनिया उनकी काबिलियत की मोतरफ़ है, गूगल ने भी अपना डूडल उनके नाम किया, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऑफिशियल की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, कोई तकरीब भी नहीं की गई है। मईशत की तरफ वापस आते हैं, जिस पर हम पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तान को $3 अरब इमदाद देने का ऐलान किया है, और जिसके बाद अब स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो $11 अरब से बढ़ जाएंगे। और अबू धाबी का जो फ़ंड बराए तरक्की है, पाकिस्तान में पहले से ही 8 मनसूबों की फ़ंडिंग कर रहा है, और 8 जो मनसूबे हैं उनकी मजमूई लागत $1.5 अरब दरहम बताई जा रही है। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया है उनकी हुकूमत का। किस हद तक रिलीफ मिलेगा आम आदमी को इस इमदाद के नतीजे में, मुल्की मईशत पर कितने मुस्बत असरात मुरतब होंगे, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ होंगे। आगाज़ करेंगे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे। मुआशी महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बताएं कि जो इमाराती इमदाद के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ने से मईशत को बिल वास्ता और बिला वास्ता कितने फ़ायदे हासिल होंगे? देखिए, जो हमारे पास ये $3 अरब आएगा, उससे जो पाकिस्तान का मालियाती बहरान था वो खासे लंबे अरसे के लिए टल जाएगा। जैसे आपने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, लेकिन इसके अलावा जो सरमायाकारों का एतबार है वो भी बढ़ेगा। और लेकिन मसला ये है कि अभी हमें IMF के पास भी जाना है, उनसे भी कर्जे लेने हैं। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है सर, अभी शराइत होगी 100%। यानी ये तो यकीनी बात है, क्योंकि IMF के कर्जों का ये मुतबादिल नहीं है। ये भी हमें सूद पर ही मिल रहा है पैसा, जो UAE दिया है, सऊदी अरब ने जो दिया था वो भी सूद की बुनियाद पर है, और इनको वापस करना है हमको। और IMF के पास हम 3 साल के प्रोग्राम के लिए जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि ये बहरान तो टल गया, अब हमें एक मोहलत मिल गई हुकूमत को कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात करके पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करें, और इस तरीके से करें कि उसके फवाइद को हमें आवाम को फायदा पहुंचे। अब इसका सूरत हाल ये है कि अभी $3 अरब मिलने से पहले हमारे जो रिजर्व्स हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में, उसमें $4 अरब की कमी हुई। उसमें से $2 अरब सऊदी अरब के मिलने के बावजूद $2 अरब अब भी कम है। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी मईशत में जो कमजोरियां हैं वो सिर्फ बैरूनी इमदाद या कर्जों से नहीं पूरी होंगी, हमें खुद अपनी इस्लाहात करनी होंगी, जिसकी हमारे पास सलाहियत मौजूद है। अगर आप ये देखें कि जुलाई से नवंबर तक जो हमारा तिजारती खसारा है वो बढ़ गया है, $13 अरब है। तो इसका मतलब ये है कि आप बजट खसारा भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, शरह सूद भी बढ़ रही है। तो इस पैसे से हमारा बहरान टल गया और हुकूमत को मोहलत मिल गई। अगर वो उस मोहलत से फायदा उठाएंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है। और वो ये है कितनी, सर आपने बारहा जिक्र किया मोहलत का, कितनी मोहलत हो सकती है, कितने अरसे के लिए बहरान टला है? देखिए, उसमें तो अब डिपेंड करता है कि अगर IMF से हमें कर्जा मिल जाता है तो फिर उनकी किस्तें आनी शुरू। मिसाल के तौर पर सर बता दें कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद IMF नागुज़ीर हो जाएगा, या अभी फौरी तौर पर ही IMF नागुज़ीर? नहीं, हमें मेरे ख्याल से फरवरी में हम कर्जा ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस फरवरी में यानी 2 महीने के अंदर अंदर मैं ये समझता हूँ हमको कर्जा मिल जाएगा और अक़सात मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो IMF की अक़सात मिलने से हमारे रिजर्व पर मुस्बित असर होगा, लेकिन उसकी शराइत से अभी आप देखें ना, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पिछले साल अफरात दर 3.9% था, वो 7% से तजावुज कर जाएगा। इसी तरीके से पिछले साल हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 5.8 था, इस साल शायद 4% ही रहे। तो असल जो मसला है वो ये है कि जो मंशूर था और जो 100 दिन का प्रोग्राम था उसमें बड़ी कीमती बात कही गई थी, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। उसमें यह था कि हमें मईशत को बहाल करने के लिए और कर्जों पर इन्हिसार करने के लिए अदल पर मबनी हम टैक्सेशन की पॉलिसी 100 रोज के अंदर नाफिज कर देंगे। ये है कि कामयाबी की। अब ये जो हमने सऊदी अरब से लिया, ये प्रैक्टिकली ये भी कर्जे हैं, UAE से लिया, ये भी प्रैक्टिकली कर्जे हैं। मगर अभी सर कुछ इस्लाहात अब भी बाकी हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जनवरी में एक और बजट आएगा,
उसमें भी मजीद टैक्सेस लगेंगे? नहीं, देखिए ना, वो इस्लाहात नहीं है। वो जो ज़िमनी बजट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाने के वायदा फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी जो होती, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। उसमें तो ये होता कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाते, मईशत को दस्तावेजी बनाते, काले धन को सफेद होने से रोकते, प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो मार्केट रेट पर करते, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो है उसको मनसूख करते। ये था अदल पर मबनी। हम जो कुछ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि टैक्सों की चोरी के जो नुकसानात हैं इस साल अभी तक हदफ इनका। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा रोशनी डालें इन 3 अरब डॉलर्स पर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है इससे? जो कारोबारी हजरात परेशान थे उनकी परेशानी दूर होगी, डॉलर काबू में आएगा? डॉलर रुपए की कदर में यकीनन इस्तेहकाम आएगा, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि स्टॉक एक्सचेंज जो गिर रहा था उसमें कुछ बेहतरी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो जब पिछले साल बजट आया था उस लेवल पर तो नहीं जाएगा, लेकिन गिरने के बजाय मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अब सरमायाकारी के एतमाद का जो मसला है उसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं। अब देखिए कि अभी तक जो 5 महीने गुजरे हैं उसमें हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 35% कमी हुई है। हालांकि चाइना से हमें इतनी बड़ी रकम मिली, सऊदी अरब से मिली, मगर FDI हमारा गिरा है। इसका मतलब ये है कि उसके जो अवामिल हैं उसमें मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, अमनो अमान हमारा बेहतर है, एनर्जी की सप्लाई बेहतर है, लेकिन ये जो हंगामा आराई है, बेयकीनी की कैफियत है, इल्जाम तराशियां हैं, इससे मैं समझता हूँ कि FDI पर मनफी असर पड़ रहा है। तो अब हमें कोशिश करनी होगी कि मैक्रो के इंडिकेटर्स के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात करें और ये जो इल्जाम तराशी है ये नैब को और FIA को करने दें। इस्लाहात करें, आपने कहा बहुत ज़्यादा शोर है, ख़बरें भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं IMF की कड़ी शराइत की, सख्त शराइत की, जिसकी वजह से गालिबन ताख़ीर हो रही है IMF से कर्जा लेने में। अब इन मज़ीद 3 अरब डॉलर्स आने के बाद अब स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। तो किस पोजीशन में है हम IMF के सामने? देखिए, IMF जो है उसकी जो शराइत है अमली तौर पर वो हम मान चुके हैं। सिर्फ मसला ये कि इस्लाहात को किस पे मुतब्बा करना है। IMF भी चाहता है कि वो 1 साल में कर दें, हम ये शायद चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए ताकि अवाम पर बोझ ना पड़े। लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, IMF से हमें कर्जा लेना है। और अगर IMF अपनी शराइत पर इसरार करता है और ये कहता है कि या तो आप शराइत पूरी करें वरना मत लें, तो फिर हमें अपने मौक़िफ़ को बदल के उनकी शराइत मानना पड़ेगी, क्योंकि IMF के कर्जों का मुतबादिल हमारे पास मौजूद नहीं है। वो मिलेगा तो फिर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, हम जो है इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल और है, बड़ा फोकस है। वजीर आजम ने आज भी बयान दिया कि जो लूटी दौलत है वो हर हाल में पाकिस्तान वापस लाएंगे। अगर फरवरी से पहले उसमें कोई प्रोग्रेस हो जाए, जो बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर गया है, उसमें कुछ प्रोग्रेस होती है तो फिर भी हुकूमत IMF के पास जाता देख रहे हैं आप? देखिए, पहले 2 बातें बता दूं। IMF के पास जाना तो 100% है, उसमें तो 2 राय है ही नहीं। लेकिन बैरूनी मुल्कों से जो लूटी हुई दौलत लानी है उसमें हमारा परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। ये चीजें वो फैसला वो करेंगे जिन्होंने पैसा देना है। हम कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मरहले में तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मिलने में टाइम लगेगा। जब वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम अपना क्लेम डालेंगे तो हमें उस हुकूमत को ये यकीन दिलाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि ये नाजायज पैसा है, और उसका फैसला वो करेंगे। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि 2019 में कोई बड़ी रकम आ जाएगी तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है, नहीं आएगी। इसमें टाइम लगेगा। हमारी हुकूमत सिंसियरली कोशिश कर रही है, लेकिन जितनी जल्दी नहीं पैसा मिलेगा। एक दूसरा ये था कि चोरी लूटी की दौलत के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो मुल्क के अंदर अभी तक मौजूद है, प्रॉपर्टी में है, बैंक डिपॉजिट्स में है, बॉन्ड्स में है, उस पर हम हाथ नहीं डाल रहे। हालांकि उससे 100% यकीनी है कि हम लूटी हुई दौलत वापस ला सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी चोरी की है तो हमारे कंट्रोल में, हमारे मुल्क में है। अगर नेशनल सेविंग्स में किसी ने पैसा लगाया है तो हमारे मुल्क में है। हम उसकी तरफ कोशिश तकरीबन नहीं कर रहे, और सारा फोकस बैरूनी लूटी हुई दौलत पर है, जो उसका फैसला दूसरे मुल्कों ने करना है। और मैं ये समझता हूँ जो मैंने यूरोप में सर आगे बढ़ते हैं। UAE ने काफ़ी अरसे बाद हमने देखा है एतमाद किया है पाकिस्तान पर, उनसे ताल्लुकात बहाल हुए हैं। इससे पहले माजी में हम देख रहे थे कि बड़ा मोहतात रवैया था उनकी हुकूमत का पाकिस्तान के साथ। तो अब जो गल्फ रीजन है उसमें कितनी एक्सेस होगी मार्केट्स तक पाकिस्तान की,
और इसके अलावा जो मेहनतकश तबका है उस खित्ते में, उसके लिए कितनी आसानियां होंगी, उसके लिए कितनी अच्छी खबर है ये पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इतने मजबूत होने के बाद? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि 5 साल 5 महीने जो हमारे गुजरे हैं, इसमें तक 50 अरब डॉलर की तफसीलात पाकिस्तान आई हैं सिर्फ यूनाइटेड अरब मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से। 50 अरब डॉलर ये पाकिस्तानियों ने यहाँ भेजी हैं, और उसकी वजह से हमारा तजारती खसारा जो 148 बिलियन डॉलर था उसको हम कंट्रोल कर सके। अगर वो तफसीलात ना आती तो आप सारी दुनिया आपकी मदद करते रहती, लेकिन 148 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं होती जो तजारती खसारा है। अब हमें ये भी देखना है किसी एक या दो मुल्क पर हमारा कितना इन्हिसार होता है। उसकी वजह यह कि दोनों ममालिक ऐसे हैं जहाँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आड़ में अमेरिका न्यू गिरिफ गेट के तहत हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है कि ये जो रेमिटेंसेस जा रही हैं ये जेन्युइन नहीं है। तो हमें बहुत एहतियात की जरूरत है कि किसी भी मुल्क पर एक हद से ज्यादा इन्हिसार न करें। हमारी जो दुनिया भर से तफसीलात आ रही हैं उसका तकरीबन 50% तो सिर्फ इन 2 मुल्कों से आ रहे हैं। अब उनसे हमने 6 अरब डॉलर का पैकेज भी ले लिया, उसके बाद उधार तेल भी ले लिया, लेकिन उसमें अमेरिका के किरदार को भी सोचना होगा। और जो बड़ी गलती हम कर रहे हैं जिससे मुझे खदशा है वो ये है कि हम तफसीलात को, रेमिटेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं तिजारती खसारे के लिए। हालांकि हमें तिजारती खसारे को कंट्रोल करना है बरामदात बढ़ाकर और इम्पोर्ट्स कम करके। और ये जो रेमिटेंसेज आ रही हैं इसका बड़ा हिस्सा जाना चाहिए सरमायाकारी में, इसका बड़ा हिस्सा सरमायाकारी पर जाना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। एक में जाना होगा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे साबिक लेजेंडरी मरहूम क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद की, जिनका 84वां यौम पैदाइश था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, किसी ऑफिशियल की जानिब से कोई बयान तक सामने नहीं आया, तकरीब तो बहुत दूर की बात है। एक ब्रेक के बाद उनके साहबजादे शोएब मोहम्मद हमारे साथ होंगे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर बदियुस जमा भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर मरहूम हनीफ मोहम्मद की 84वीं सालगिरह की। दुनिया उनकी कारकर्दगी की, उनके जो क्रिकेट का खेल था, उनके किरदार की मुतरफ है। गूगल ने भी हनीफ मोहम्मद के एजाज़ में अपना डूडल मुतारिफ करवाया, मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने लिटिल मास्टर का नाम कराची के हाई परफॉर्मेंस अकेडमी से ही गायब कर दिया और कोई इस तरह की तकरीब भी हमें देखने को नहीं मिली जो हेडलाइन बन सके, ख़ास तौर पर आज की खबरों में कि हनीफ मोहम्मद की आज 84वीं सालगिरह है। पीसीबी ऑफिशियल ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया और हनीफ मोहम्मद की 970 मिनट की तवील 337 रन की इनिंग्स, जो बहुत ज़्यादा यादगार इनिंग्स है। इसके अलावा एक और उनका फर्स्ट क्लास में भी रिकॉर्ड था हनीफ मोहम्मद का, जो ब्रायन लारा ने तोड़ा 499 का, वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड था। क्यों भुला दिया जा रहा है इस तरह के स्टार्स को, और क्यों हनीफ मोहम्मद जैसे खिलाड़ियों के जो नाम है वो अकेडमी से गायब किए जा रहे हैं? उनके साहबजादे शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। कितना दुख होता है जब अपने ही कारनामों को भुला देते हैं? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह आपने अभी जो बताया कि गूगल ने आज उनको ट्रिब्यूट दिया, होमेज दिया और डूडल बना के उनको पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया से एप्रिसिएशन मिली, ट्रिब्यूट मिला। क्वीन अपने कंसेंट से ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग जो सिर्फ रॉयल्टीज़ के लिए होता है उसको तो हाफ मास्ट कर दिया जाता है, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही छोटी चीज़ थी कि नाम रख के चेंज कर देना, वैसे देखा जाए तो, लेकिन किस नाम को हटा के वहाँ वो हटा दिया गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके ऊपर आईब्रो रेजिंग वो है। हायर जो इस वक्त मुल्क के जो बड़े कर्ता धर्ता हैं उनको चाहिए ना कि इसके ऊपर पूछे कि ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े नाम के साथ आप इनजस्टिस इस तरह कर सकते हैं। दिस इज नॉट ऑन और इट्स नॉट फेयर एट द सेम टाइम। ऑफकोर्स फेयर तो बहुत छोटा वर्ड है। और बात यह कि अकेडमी के लिए भी उन्होंने बेताशा उन्होंने कोशिश की कि उनके नाम के ऊपर उनकी लेगेसी चलती रहे। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट ज़्यादा बढ़ी, रिकग्निशन मिली। पाकिस्तान को जब कोई जानता नहीं था वो समझते थे कि इंडिया का हिस्सा है कि ये इंडिया के किसी प्लेयर ने कुछ किया है,
तो बाद में पता चला कि इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दुनिया में हर जगह जाके सेंचुरियां की, जिससे पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली कि ये अलग मुल्क है, अलग एंटिटी है। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद ये एक चीज़ ये नहीं कर सके अभी तक। पिछली गवर्नमेंट के साथ मैंने इतनी कोशिश की। अच्छा शुभ, आप खुद भी पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, क्या वजह है लिटिल मास्टर की पूरी दुनिया गुनगाती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है, हम अपने स्टार्स को उस तरह याद नहीं रखते जिस तरह दुनिया इज्जत देती है? एक मिसाल है कैरी पैकर सीरीज की, फिर गवास्कर के नाम से भी भारत सीरीज करवाता है, इंग्लैंड में भी एक सीरीज होती है अपने लेजेंड क्रिकेटर के नाम से। हम अपने इस तरह के प्लेयर्स को भूल गए। हमें कहीं ऐसा देखने नहीं मिलता कि हनीफ मोहम्मद के नाम से क्रिकेट सीरीज का इनेकाद किया गया, या जो पाकिस्तान के साबिक बड़े बड़े स्टार्स गुजरे हैं उनके नाम से कोई इस तरह की सीरीज का जो इनेकाद किया गया। ऐसा कोई रिवाज नहीं है, क्यों? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक आध कोई सीरीज, जहां तक मुझे पता नहीं, शायद याद आ रहा है कि कोई डेडिकेट की थी क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन ये नई पीसीबी का सेटअप है। आई एम श्योर इसके अंदर ये इंटरव्यून ज़रूर करेंगे। इसी के ये कोई छोटी चीज़ नहीं हो रही जो हनीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जितनी अप्रिसिएशन और जो एलोकेट्स जो मिलने चाहिए थे उसके ऊपर डेंट किया जा रहा है। अगर आप नाम लें ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ डॉन ब्रैडमैन सीरीज़ होती है, एलन बॉर्डर सीरीज़ होती है, सुनील गावस्कर सीरीज़ होती है। बल्कि एक दफ़ा पाकिस्तान अंडर-19 वहाँ ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ डॉन ब्रैडमैन वर्सेस हनीफ मोहम्मद उन्होंने सीरीज़ कराई। जब बाहर के मुल्क ये सब ये कर सकते हैं, और जो अभी एक दो बातें मैंने बताई, तो पाकिस्तान के अंदर ये सो रहे हैं सारे सब लोग कि उनके नाम पे ये सब हो रहा है और कोई आईब्रो रेज भी नहीं कर रहा। बिल्कुल इस तरह का रिवाज बनाना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए, स्टार्स को याद रखना चाहिए। अच्छा शिव भाई, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और एनालिस्ट वदी जमा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं एक बड़े अहम मामले पर। वदी, कराची की जो हाई परफॉर्मेंस अकेडमी थी, हनीफ मोहम्मद के नाम से मंसूब हुई थी, उसमें अचानक नाम गायब कर दिया गया है। क्या वजह है, क्या खबर है आपके पास, क्यों नाम गायब किया गया? देखें, हमने तो बहुत मालूम करने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों से कि बताया जाए कि क्यों जो है इस तरह का वाक़या पेश आया। क्योंकि दिसंबर 2016 की बात है जब शहरयार खान कराची आए और उन्होंने जब एकेडमी का इफ्तिताह किया तो बाकायदा तौर पर उन्होंने एक बोर्ड वहाँ पर लगाया था हाई परफॉर्मेंस कैम्प के बाद, जिस पर बाकायदा लिखा हुआ था हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस एकेडमी, उनके नाम से मनसूब कर दी गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब हम वहाँ गए और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐड जो दिया है नए डायरेक्टर के लिए, तो उस पर जो इश्तिहार जारी हुआ उस पर भी उनका नाम नहीं था, सिर्फ हाई परफॉर्मेंस एकेडमी लिखा हुआ था। और एकेडमी के बाहर भी जो बोर्ड था उस बोर्ड को भी हटा दिया गया। तो ये मंतक समझ में नहीं आई, क्योंकि एक लिटिल मास्टर जिनको हम नहीं पूरी दुनिया जो है उनके गुण गाती है। और हनीफ मोहम्मद की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हर साल जब आयात थे तो हर साल वो अपने घर में सालगिरह मनाते थे, तो वहाँ पर कोई ना कोई, वहाँ पर एक नहीं बल्कि दर्जनों क्रिकेटर, चाहे यूनुस खान हो, चाहे कोई भी हो, असद शफीक हो, सरफराज अहमद हो, सब वहाँ आते थे, उनकी सालगिरह में वहाँ पेश होते थे। लेकिन और अपनी जिंदगी में एक बात पहले जो शोएब भाई ने की, स्टार्स की पजीराई वो करते रहते थे। शोएब भाई, हनीफ मोहम्मद अपनी जिंदगी में अपने नाम से एक अकेडमी बनाना चाहते थे, सब वादे भी किए गए, आज तक बन नहीं सकी है, बल्कि जो नाम दिया था हाई परफॉर्मेंस अकेडमी का, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस अकेडमी, वो नाम भी वापस ले लिया गया है। आपसे कोई राब्ता हुआ हो, पीसीबी ऑफिशियल्स का कुछ बताया हो आपको? नहीं, पीसीबी ऑफिशियल्स ने कोई इसके ऊपर कोई चीज नहीं इंटीमेट करी, बल्कि ये मैं आपको बताता चलूंगा, ये 3-4 महीने पहले से ये साइन बोर्ड हटा दिया गया। ये इस पीसीबी के सेटअप में नहीं हुआ है, ये पिछले सेटअप के अंदर ये चीज की गई थी और उसको स्टिल कैरी ऑन किया गया है। हो सकता है मानी साहब को इसके बारे में कुछ इल्म ना हो, लेकिन आई एम श्योर जब पता चलेगा तो ही वुड पुट हिज फुट डाउन। दूसरी बात यह कि क्रिकेट एकेडमी के लिए बिल्कुल एक जगह हमारे को मिलने वाली थी कि वहाँ के कुछ लोगों ने जो उस ग्राउंड के ऊपर एक फ्रिवलस पिटिशन दाखिल करके स्टे ले लिया। और मेरा यही कहना है कि जस्टिस साकिब निसार साहब से कि इसके अंदर प्लीज इंटरव्यून करें कि वहाँ शादी हॉल को बचाने के लिए उस ग्राउंड के ऊपर, हिल पार्क का ये ग्राउंड है और वहाँ 50 साल पहले एग्जैक्टली हनीफ मोहम्मद साहब ने उस ग्राउंड की ओपनिंग की थी। हम उसी एरिया में रहते थे और वहाँ मैं खुद वहाँ खेल के बड़ा हुआ। वहाँ उस ग्राउंड के ऊपर, वहाँ शादी हॉल के ऊपर इस तरह कब्जा ग्रुप
करके बैठे हुए हैं। 1-1.25 साल के अंदर एक दिन भी हेयरिंग नहीं चली है हाई कोर्ट कराची सिंध के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप तक ये आवाज़ पहुंचे और इसके ऊपर आप कुछ स्टेप ज़रूर लें सर। तो बात ये है कि क्या कब्जा ग्रुप और क्या अमीरों के लिए ये जगह रह गई है पाकिस्तान कि जहां इतने बड़े बड़े नाम और जिनके जो हकदार हैं इस तरह की जगहों के लिए, जो क्रिकेट एकेडमी की जो बात हो रही है, तो वहाँ क्रिकेट सिखाई जाएगी। हमारी 3 जनरेशन ने में डबल सेंचुरी की जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो कोई अच्छा काम किया होगा। हमारी तो पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रही और वो गेम ऑफ क्रिकेट है। अल्लाह ने भी रहमत की कि मोहम्मद फैमिली का नाम इतना दुनिया में ऊपर किया। लेकिन बदी आपने भी बताया कि यूनुस खान हो, शाहिद आफरीदी हो, इस तरह के दीगर क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद उनकी पजीराई करते रहते थे, बड़े करीब भी थे। शोएब भाई ने बताया कि 4 माह से तख्ती हटा दी गई है, बोर्ड तब्दील कर दिया गया, हाई परफॉर्मेंस अकेडमी का हनीफ मोहम्मद का नाम वहां से हटा दिया गया। इन 4 महीने में जो कराची के इस तरह के प्लेयर, बड़े प्लेयर जिनकी हनीफ मोहम्मद पजीराई करते रहते थे, उनकी जानिब से कोई मजम्मती बयान, कुछ इस तरह का एक्शन लिया गया हो, कोई बात की गई हो? देखिए जवाद, ये ऐसा वाक़या है कि अब तो यही कहा जा रहा है कि जो पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट थी उन्होंने ही लगाया और उन्होंने हटा दिया। लेकिन अक्सर हम वहाँ पर जाते थे, हमें वो हनीफ मोहम्मद जो शोएब भाई कह रहे हैं 4 माह पहले, लेकिन कुछ दिन पहले हमें नज़र आई थी। लेकिन असल में ये हुआ है कि किसी को पता ही नहीं चला और वहाँ से एकेडमी से ये उनका जो बोर्ड था वो हटा दिया गया। इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या है। लेकिन यहाँ पर खबर है जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जिम्मेदार, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर नेशनल स्टेडियम में कोई भी जाता है तो वहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी होती है, जाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या चेयरमैन होंगे या फिर उसकी जो मैनेजमेंट होगी या फिर यहाँ के जो जीएम है अरशद खान, उनके उसमें सब उनको खबर होगी। लेकिन नहीं, केसीसी इसमें नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कर सकता है। इसका जवाब जो है हमने जनरल मैनेजर अरशद खान से उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई मौसर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बोर्ड लगा था, हमने ऐसे हटा दिया। तो हम तो ये हम लोग जब भी जाते थे रिपोर्ट करते थे, हम समझे शायद कोई कलर हो रहा है तो इस वजह से हटा दिया गया। लेकिन बाकायदा तौर पर जब ऐड आया जिसमें डायरेक्टर के लिए ऐड दिया गया तो उस ऐड में से भी हनीफ मोहम्मद का नाम गायब था। तो उसमें हमने तफसील में कोई जवाब सामने नहीं आया है। शोएब भाई, अब तो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान वजीर आजम हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों से वो वाकिफ भी हैं, कोई अपील करेंगे उनसे? और सुना आपने चीफ जस्टिस से भी अपील करने का फैसला किया? बेशक, और इवन इमरान खान साहब से भी कि चीजें हो रही हैं अंडर योर नोज, और इसके अंदर नेचुरली आपको अभी इमरान खान साहब को इन चीज़ों का इल्म नहीं है, इसलिए कि वो इस वक्त दूसरी कमिटमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये भी ऐसी चीज़ है कि इसको ओवरलुक नहीं कर सकते और इसके अंदर उनकी इंटरवेंशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इमरान खान साहब से भी अपील करता हूं कि इसके अंदर प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। आपके खुद के वो हीरो रहे, पाकिस्तान के दुनिया के हीरो अपनी जगह हैं, आप उनके साथ खेले हैं, आपको उन्होंने आपने खुद ने बताया कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपको क्रिकेट के ऊपर बताई भी हैं। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप उनको खुद हीरो मानते हैं। और आज पाकिस्तान दुनिया में अगर कोई एक चीज़ जो आपने 3 डिस्क्राइब की उनमें से एक चीज़ मिल जाए अगर बैट्समैन को, तो आप स्टार बन जाते हैं। हनीफ साहब के पास वो तीनों चीज़ें थी जो आपने मुझे डिस्क्राइब किया। इतने बड़े स्टार के लिए आपकी इंटरवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है और यही टाइम है। इसके ऊपर एक केस चल रहा है जिसके अंदर कब्जा ग्रुप शादी हॉल को बचाने के लिए उस ग्राउंड को हिल पार्क के लगा हुआ है। 1.25 साल में एक हेयरिंग नहीं हुई। आप इसके ऊपर प्लीज कोई स्टेप ले जिससे कुछ आगे केस बढ़ सके और हमारे हिस्से में वो ग्राउंड आ सके इंशाल्लाह। शोएब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, दौरा जनूबी अफ्रीका की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तानी टीम वहाँ मौजूद है, इन्विटेशन 11 से मैच भी खेला गया। सरफराज अहमद की कारकर्दगी पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताएं कितना बड़ा इम्तिहान है, टेस्ट सीरीज जो है वो कितनी मुश्किल आपको लग रही है? पाकिस्तान जीत जाएगा जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम जितनी ज़्यादा दबाव में है, जितना प्रेशर है पाकिस्तानी टीम के ऊपर? मोस्ट डेफिनेटली प्रेशर है, इसलिए कि जो पिछली सीरीज खेल के अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान हार के जा रहा है, साउथ अफ्रीका मोर डिफिकल्ट कंडीशंस और फास्टर बॉलिंग के लिए मोर कंड्यूसिव भी होती है, उनको हेल्प करेगी, उनका होम ग्राउंड है।
पाकिस्तान के बैट्समैन इतने अमंग द रन गेटर्स नहीं है, ऑल्दो के पहला साइड मैच पाकिस्तान जीत चुका है, बट येट एक बड़े मैच का प्रेशर जब तक हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन या टॉप 5 बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे, हमारे को वो म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। और लेकिन उसके लिए आपने टॉप 5 बैट्समैनों की बात की, आज जो इन्विटेशन 11 के मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई, अजहर की, बाबर की, फिर आउट ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा चल रहे थे, इमाम उल हक जो इंजर्ड भी हो गए थे वो भी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, 66 रन उन्होंने बनाए। कितना सूदमंद होगा इंटरनेशनल मैच के लिए? देखिए ये तमाम ये दे आर रेडी, दे आर मेंटली, नेचुरली जब इंसान ट्रैवल ऑन बोर्ड जब जहाज के ऊपर जाता है तो मेंटली प्रिपेयर होके ही जाता है। और लेकिन जब सिचुएशन आएगी जिस दिन पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, दैट इज द टाइम टू गेयर योरसेल्फ अप, हिम्मत दिखानी होगी, डिटर्मिन होना पड़ेगा, लड़ने का जज्बा होना चाहिए। मुश्किल तो हर एक प्लेयर के लिए होती है, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आपका दिल बड़ा करना पड़ता है। एंड यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ कि जी मैं इन सब से ज्यादा बेहतर हूं, मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूं, मैं किसी ऑर्डिनरी बॉलर के अगेंस्ट आउट नहीं होऊंगा। दैट इज, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर बेस के ऊपर ला सकते हैं। और फिर वो कंटिन्यूएशन ऑफ यू गॉट टू फाइट विद इन योरसेल्फ, और वो उस मौके के ऊपर से बाहर निकल जब आते हैं तो उससे आप एक सीढ़ी उस दिन ऊपर चढ़ते हैं, आप द लेटर जाते हैं। अच्छा, एलिवेशन मिलती है आपको, वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलती है। इन्फॉर्म होने की, इनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान की बैटिंग को डेवलप करने के लिए। मैं थोड़ा सा आपसे एवरेज पे बात करूंगा, पहले बदी की तरफ आते हैं। बदी, कोई खबर है, आपकी मुलाकात होती रहती है सरफराज से भी, कराची के दीगर प्लेयर से भी, पाकिस्तान टीम के दीगर प्लेयर से भी, कुछ खबर है सरफराज अगर खुदा न खासा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से सीरीज हार जाए तो कप्तानी छोड़ रहे हैं टेस्ट से? जवाद भाई, ये जो आपने बात की खबर नहीं बल्कि खुद सरफराज के अपने अल्फाज हैं कि अगर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हम हारे उसके बाद अब जनूबी अफ्रीका जो है वो हमारे लिए टफ सीरीज़ है, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि टीम के लिए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारी जनूबी अफ्रीका में परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, मेरी खुद की कारकर्दगी अच्छी ना हुई और टीम अगर हारी तो मुझसे पूछा नहीं जाएगा। ये सरफराज के अपने अल्फाज हैं, बिल्कुल अपने अल्फाज हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं, उनके अपने अल्फाज तकरीब में उन्होंने खुश होंगे अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो फिर उसके बाद में वो कैप्टनसी खुशी से छोड़ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये, जब उनसे मेरा ही सवाल था और जब उनके तकरीब से मैंने सवाल पूछा कि मैंने कहा सरफराज अगर आप जनूबी अफ्रीका के टफ टूर पर जा रहे हैं, वहां पर आपको बिल्कुल मुख्तलिफ कंडीशन मिलेगी, कप्तानी का आप पर बहुत ज़्यादा दबाव है, अगर वहां पर आप की टीम हार जाती है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो क्या करेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि पीसीबी अगर मेरी वजह से टीम हार रही होगी तो पीसीबी 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और मुझे कप्तानी से हटा देगा। तो इतना उनको वो यकीन है कि अगर हम सीरीज हारे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो हो सकता है कि जब वापस आए, क्योंकि शाहिद अफरीदी उन्हें ये डर है कि पीसीबी हटा दे इसलिए वो खुद हट जाएंगे। बिल्कुल। शोएब, आपकी तरफ वापस आते हैं। असद शफीक, हारिस सुहेल, बाबर आजम, अजहर अली सब फॉर्म में नजर आ रहे हैं इन्विटेशन 11 के खिलाफ मैच में और सब अच्छे प्लेयर भी हैं, मगर एवरेज बहुत स्लो है। पाकिस्तानी टीम अगर पूरे दिन 90 ओवर्स खेल ले टेस्ट मैच में 200, 225, 250 से आगे बड़ी मुश्किल से नजर आती है। इसके अलावा अगर हम दीगर टीमों का मवाजना करें, ऑस्ट्रेलिया एक दिन में 350, 400 के करीब रन्स करता है, भारत की भी इसी तरह की सूरत हाल है। गो कि अभी हालिया ऑस्ट्रेलिया भारत सीरीज में भारत की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन एवरेज अच्छी है। इन प्लेयर्स को एवरेज अच्छी करने के लिए, आप खुद भी बैट्समैन रहे, अच्छे बैट्समैन रहे, क्या आप टिप्स देंगे, क्या मशवरा देंगे? बात यह है कि ये चीज जब होती है कि आपको टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना हो, या तो आप ज्यादा अच्छे खेलते हुए ज्यादातर प्लेयर जो हैं जब नजर आते हैं कि जब ऑफेंसिव मूड में हो, T20 फॉर्मेट जिसके अंदर आपने मारना है, और वनडे मैचेस के अंदर एंड ओवर्स के अंदर जब मारने का ही टाइम होता है तो हमारे प्लेयर्स ज्यादा अच्छे खेलते हुए नजर आते हैं। और जब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्रिकेट को लेके चलना पड़ता है तो उसमें टेक्निकल एबिलिटी का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जहां हमारी टीम लैक करती है। मेरी समझ तो यही कहती है कि इसलिए कि आपको उसके अंदर फुटवर्क यूज करना पड़ता है, आपको सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, आपको रश ऑफ ब्लड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये और अगर आपके सामने फिलेंडर, डेल स्टेन, रबादा इतना खतरनाक बॉलिंग अटैक हो, फिर इमरान ताहिर की भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है माजी में, तो कितना ज्यादा असाब पर काबू रखना पड़ता है? देखिए, इमरान ताहिर
इत्तेफाक की बात है कि वो PIA से खेलते थे, 2000 की बात है, हमारी टीम में थे, लेकिन वो बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर हो गए, एक बहुत बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं। अगेंस्ट जब बड़ा बॉलर आता है तो उसको काउंटर करने का एक गोल्डन तरीका ये होता है कि अपनी टीम को बचाने का, और वो ये है कि उसको विकेट ना दी जाए, उसको लूज शॉट ना खेला जाए। जब वो रिलाई कर रहे हैं इमरान ताहिर आएगा और आके हमारी टीम को गिरा देगा, जब उसको हमारी टीम कन्फ्रंट करेगी अच्छे तरीके से और उसको विकेट लेस अगर भेजेगी एक सेशन में लेस सपोज, तो वो उनको सेटबैक होगा, वो फिर वो प्लान बी के ऊपर जाएंगे, तो एटलीस्ट आप उनके ऊपर एक कदम हावी हो जाएंगे। तो इस किस्म की टैक्टिक्स प्लॉय करनी पड़ती है जिससे टीमों को पीछे करने के लिए ये तमाम चीज़ें जहन में होनी चाहिए पाकिस्तान की। अच्छा जवाब में ये भी इसकी इनमें ऐड कर दूं कि असल में ये है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त फिटनेस मसाइल का भी शिकार है। खासतौर पर मोहम्मद अब्बास को हम लेकर जा रहे हैं, वो भी मुकम्मल फिट नहीं है। फ़खर जमान को हम लेके गए हैं, वो भी मुकम्मल फिट नहीं है, और शादाब खान भी मुकम्मल फिट नहीं है। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी पे एक सवालिया निशान है। अगर वहाँ पर हमारे कोई खिलाड़ी जो एक भी खिलाड़ी दूसरा इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास रिप्लेस भी नहीं है। फ़खर जमान को हमने टीम में ज़रूर डाला है, मोहम्मद अब्बास को ज़रूर डाला है, लेकिन वहाँ हम अगर वो फिट नहीं, बिल्कुल सीरियस इंजरी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुकम्मल फिट नहीं है। शादाब को इसी वजह से वापस भेजा गया था कि वो मुकम्मल फिट नहीं है। एक बड़ा अहम नुकता उठाया। बदी एक और बड़ा अहम बात बता दें हमें, अगर सरफराज से कैप्टनसी वापस ले ली जाती है, सरफराज छोड़ देते हैं सीरीज के बाद, तो नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा टेस्ट का? यही तो सब रोना है, क्योंकि वसीम अकरम से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें कोई चॉइस नजर नहीं आती। मिसबा से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा चॉइस नजर नहीं आती। अजहर अली अगर टीम के अच्छे प्लेयर हैं, उन्हें हम आजमा चुके हैं। शोएब मलिक इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे और वो शायद फ्यूचर प्लान का हिस्सा भी नहीं है। नहीं असल उनका तो आखिरी वर्ल्ड कप अगर उन्हें वापस लाया जाए तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नाम रह जाता है, वो है असद शफीक। और असद शफीक की जब आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखने की किस तरह की चलिए, एक मैच में रन करता है, फिर 4 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी हो जाती है। अगर वो उसको कप्तान बना देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो जो बैटिंग कर भी रहा है 1-2 मैचेस में तो वो उसमें इससे भी चला जाए। ठीक है शोएब भाई, आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है। हाशिम आमला, फाफ डु प्लेसी, डिकॉर, बॉलर्स के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तानी? बेशक ये बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट इनको खेलना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उनका होम ग्राउंड है और अपने जो ग्राउंड की सराउंडिंग्स हैं उनको अच्छा समझते हैं और आई एम श्योर कि एक बहुत अच्छी सीरीज़ होगी। आमिर अपना मेटल वापस से प्रूव कराने के लिए बेतहाशा मेहनत करेंगे, रेस्ट करके जा रहे हैं, आई डोंट नो कितने फिट हैं, बट येट इट वुड बी अ गुड बैटल। लेकिन सरफराज की बात के अंदर मैं भी ऐड करता चलूं कि आप ये देखें कि इसमें से कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी रेगुलर टीम के साथ कैप्टनसी करते हैं। कैप्टनसी ऐसे ही आके आपको मैंने दे दी और आपको आ गई, ऐसा नहीं होता है। सरफराज अहमद PIA के कप्तान है पिछले 8 साल से, तो ये तमाम चीज़ें ये भी देखना होता है कि कैप्टन बनाने के लिए किसी को भी नाम तो टैग दे सकते हैं, लेकिन क्या वो केपेबल है? ठीक है, साबिक टेस्ट प्लेयर शोएब मोहम्मद और हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम अफ्रीका से सीरीज़ में उम्दा परफॉर्मेंस दे और हनीफ मोहम्मद जैसे क्रिकेटर सदियों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन जैसे प्लेयर्स की कारकर्दगी को फरामोश नहीं करना चाहिए। ये ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क्रिकेट के लिए अच्छा है। इन जैसे प्लेयर्स की कारकर्दगी को इस तरह के दिनों में, इनकी सालगिरह में और इस तरह के डेज़ में ज़्यादा उजागर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में मज़ीद हनीफ मोहम्मद पैदा हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।